हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एएनएम की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। इसके लिए सरकार बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। इसलिए आप सभी के लिए बीटीएससी बिहार एएनएम क्लास 2025 इसकी क्लास शुरू हो गया है। प्रत्येक दिन 2 घंटे का लाइव क्लास मिलेगा। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी मिलेगा। जो भी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के क्लासेस होंगे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। हर सप्ताह में टेस्ट होंगे जिसको हम टेस्ट सीरीज कहेंगे, और जो भी क्लास होगा उसके रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। इस क्लास का जो टाइम होगा वो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का होगा। इसके दौरान आपको जितने भी क्लास होंगे उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो क्लास करने के बाद पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि सारे जितने भी पढ़ाए होंगे क्लास में वो लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचेगा आपका। अब वैकेंसी आने वाला है, इसके बाद प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। उससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास के साथ साथ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8789694229 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर से आपको क्लास के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8789694229 पर कांटेक्ट करके आप जितना जल्दी हो सके अपने इंफॉर्मेशन को लीजिए क्लास के रिगार्डिंग और क्लास को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आज की क्लास को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम मिडवाइफरी सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिडवाइफरी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका है। देखिए, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये जो कैंसर होता है ये सर्विक्स, गर्भाशय के नीचे जो पोर्शन होता है इसको हम सर्विक्स कहते हैं। इस सर्विक्स में होने वाला कैंसर होता है। इस कैंसर को हम एक टीका के उपयोग करने के बाद बचा सकते हैं। उस वैक्सीन को हम कहते हैं HPV। एक्चुअली जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, जो कि HPV कहलाता है। शॉर्ट में HPV कहलाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस से सर्विक्स में ग्रीवा में कैंसर होता है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम HPV का ही वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ही वैक्सीन लगाते हैं, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है हमें सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि पॉलीहाइड्रोमिनस किसके संबंध में शामिल है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनस किसके संबंध में। देखिए, इंग्लिश से हम लोग को क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमिनस। ठीक है, देखिए
इससे इंग्लिश से होता यह है कि वर्ड खुद ही अपने आप को डिफाइन करता है। जैसे कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। पॉली मीन्स बहुत सारा, अमाउंट इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। हाइड्रोमिनस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक, हाइड्रोमिनस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो जब गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है तो इस गर्भाशय के अंदर बच्चे के आसपास एक फ्लूइड तैरते रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड एक एमनियोटिक सैक में होता है और अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 2 लीटर से ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये जो है आंसर, ये इसमें क्या होता है, एमनियो रिडक्शन करते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मैनेजमेंट होता है एमनियो रिडक्शन, जिसमें क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2 लीटर तक पहुंच गया है, इसको हम बाहर से निडल के थ्रू एस्पिरेट करेंगे, निकालेंगे और उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियो रिडक्शन, ठीक है। ये रिडक्शन क्या है, मैनेजमेंट है। किस चीज़ का मैनेजमेंट है, पॉलीहाइड्रोमिनोस का मैनेजमेंट है। तो जो इसका करेक्ट आंसर ये क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें है कि ओम्फलाइटिस के कारण किस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। पूछ रहा है कि ओम्फलाइटिस के कारण किस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए, ओम्फलाइटिस का मतलब होता है, जो यहाँ पर ओम्फेल है, ओम्फेल का मतलब होता है अम्बलाइकल कॉर्ड, और आइटिस का मतलब होता है सूजन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। ये सब टर्म्स होता है, मेडिकल टर्म होता है, जो इंग्लिश में इसका मतलब अलग होता है, ठीक है। तो देखिए, ओम्फोल का मतलब होता है अम्बलाइकल कॉर्ड, जो बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है प्लेसेंटा तक, तो इसको हम अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं। और इस अम्बलाइकल कॉर्ड में अगर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन के वजह से उसमें सूजन हो गया है, तो उसको हम ओम्फेलाइटिस कहेंगे। ओम्फेलाइटिस होने के बाद बच्चे में टेटनस का सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। बच्चे में टेटनस का सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें है कि फैलोपियन ट्यूब का प्रदाह कहलाता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, प्रदाह हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, पस बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसका जो मेडिकल टर्म है उसको हम साल्फिंजस कहते हैं, साल्फिंजस कहते हैं इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब को। जो क्या होता है, इस तरह से ये गर्भाशय अगर है तो ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो फैलोपियन ट्यूब को हम मेडिकल टर्म में साल्फिंजस कहते हैं। और इस साल्फिंजस में अगर हम आइटिस लगा देंगे, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन पूछा है, इन्फेक्शन पूछा है, तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के वजह से अगर हम इसमें आइटिस लगाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, साल्फिंजाइटिस। तो साल्फिंजाइटिस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये फैलोपियन ट्यूब के प्रदाह को इंडिकेट करता है, उसी का दूसरा नेम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साल्फिंजाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि एक महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई है, जो पहली बार गर्भवती होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी का मतलब पहली बार, ग्रेविडा का मतलब जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको हम ग्रेविडा कहते हैं, ठीक है। गर्भवती महिला को हम ग्रेविडा कहते हैं, क्लियर है। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट टाइम।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें है कि निचला गर्भाशय सेगमेंट के ऊपर प्लेसेंटा का आरोपण कहलाता है। देखिए जैसे ये है गर्भाशय, गर्भाशय का जो निचला गर्भाशय सेगमेंट है, नीचे वाला जो पोर्शन है, अगर यहाँ पर प्लेसेंटा क्या हो रहा है, आरोपण हो रहा है, प्लेसेंटा यहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा अगर इम्प्लांट हो जाता है, इस प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा को अगर लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होगा, आरोपण होगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए प्लेसेंटा का मतलब तो प्लेसेंटा हो गया, अपरा हो गया, और प्रीविया का मतलब हो गया प्रीवियस। प्रीविया का मतलब होता है प्रीवियस, प्रीवियस का हिंदी में होता है पहले, यानी किसके पहले यहाँ पर बोला गया है, ये गर्भाशय का जो ओपनिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है, इसके पहले ही यहाँ पर अगर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर निचले भाग में प्लेसेंटा का आरोपण हो रहा है, इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है गर्भावस्था का वह स्थिति जिसमें सामान्य रूप से प्रत्यारोपण प्लेसेंटा के समय पूर्वक सेपरेशन का कारण रक्तस्राव होता है, उसको हम क्या कहेंगे। देखिए कहता है कि ये है गर्भाशय, गर्भाशय में जो प्लेसेंटा इस तरह से इम्प्लांटेड है, आरोपित है, तो अगर ये जो है पहले ही, समय से पहले ही क्या हो, जैसे यूजुअली होता ये है कि डिलीवरी जब होते रहता है, बच्चा निकल जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट होता है, अलग होता है, ठीक है, जो थर्ड स्टेज में होता है। लेकिन अगर ऐसा हो एक कंडीशन कि जिसमें कि बच्चा के निकलने के पहले ही प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट हो गया है, बच्चा के निकलने के पहले प्लेसेंटा ही सेपरेट हो गया है, ये है प्लेसेंटा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसको हम एक टर्म से बोलेंगे जिसको हम कहते हैं अब्रप्सियो प्लेसेंटा। इसको हम क्या कहते हैं? एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अब्रप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। जो समय से पहले ही प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो जाता है, उसको हम अब्रप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, इसको ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि एकाधिक गर्भावस्था की निश्चित नैदानिक जांच है। देखिए एकाधिक गर्भावस्था की मतलब जो गर्भावस्था है उसको का जो एक नैदानिक जांच है, एकदम जो बिल्कुल श्योर और सबसे बेस्ट जांच माना जाता है, वो कौन सा होता है? वो होता है अल्ट्रासोनोग्राम। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनोग्राम या फिर सोनोग्राफी। ठीक है, सोनोग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एमनियोटिक जो तरल पदार्थ का सुनहरा रंग कौन सी स्थिति को इंडिकेट करता है? ठीक है, कौन सी स्थिति को दर्शाता है, कौन सी स्थिति का इंगित करता है? अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो ये गर्भाशय में एमनियोटिक सैक के अंदर भरा हुआ रहता है और इसी के अंदर बच्चा जो है तैरते रहता है, तो अगर इसका रंग सुनहरा सुनहरी हो जाती है, गोल्डन हो जाता है, तो इस गोल्डन कलर से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बच्चा जो है वो RH इनकम्पैटिबिलिटी है। बच्चा क्या है? RH इनकम्पैटिबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप जो भी है वो क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा RH इनकम्पैटिबिलिटी में, कि मदर का
मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव रहेगा और जो फीटस रहेगा, बच्चा रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव में आ जाएगा तो इस कंडीशन में जो एक स्थिति आएगा, एक सिचुएशन आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें है कि सामान्य प्रसव को कहा जाता है, अगर नॉर्मल लेबर हो, नॉर्मल लेबर उसको एक टर्म से बोलेंगे, नॉर्मल लेबर को एक टर्म देंगे, एक नाम देंगे, उसको हम बोलते हैं यूटोसिया। यूटोसिया, ठीक है, यूटोसिया, इसको हम क्या कहते हैं, यूटोसिया। अगर वही एबनॉर्मल लेबर रहेगा, असामान्य लेबर रहेगा, उसको हम डिस्टोसिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डिस्टोसिया। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सामान्य प्रसव के लिए उसको यूटोसिया कहेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें है कि सूक्ष्म जीव जो कि सामान्यतया योनि वनस्पति का एक पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन नवजात में मेनिंजाइटिस कारित कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा सूक्ष्म जीव का नाम बताना है, ऐसा सूक्ष्म जीव का नाम बताना है, ऐसा पैथोलॉजिकल एजेंट का, ऐसा बैक्टीरिया या वायरस का नाम बताइए जो कि सामान्यतः योनि में पाया जाता है। ठीक है, योनि में यानी वेजाइना के अंदर वो प्रेजेंट रहता है नॉर्मली, लेकिन वेजाइना में ये क्या है, बैक्टीरिया वायरस जो भी है, पैथोजन है, ये प्रेजेंट रहेगा योनि में। ठीक है, प्रेजेंट रहेगा किसमें, वेजाइना में। लेकिन ये बच्चे में क्या काम करेगा, बच्चे में जो है एक बीमारी कर सकता है जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस का क्या मतलब होता है, जब जो सिर का, ये जो सिर का भाग है, इसमें बाहर से एक झिल्ली घेरे हुए रहता है, इसको हम मेनिंजस कहते हैं, मेनिंजस कहते हैं। अगर इस मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहेंगे। तो ये बच्चे में हो सकता है कि जब डिलीवरी हो उस टाइम बच्चे के सिर में इन्फेक्शन हो जाए। तो आपको बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस कॉज करता है ये बीमारी बच्चों में। तो ये जो है, जो ग्रुप बी बीटा स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है, जो ग्रुप बी समूह बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो नॉर्मली वेजाइना में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बच्चे में मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें है कि वह स्थिति जब बच्चे के जन्म के आधे घंटे बाद तक भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे। मतलब बच्चे को जन्म लिए हुए आधा घंटा हो चुका है और उसके बाद भी अगर प्लेसेंटा बाहर अभी नहीं निकला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेटिनस प्लेसेंटा कहेंगे। क्या कहेंगे, जो रेटिनस प्लेसेंटा कहेंगे। यहाँ जो करेक्ट आंसर ये कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेटिनस या रिटेन्ड प्लेसेंटा। जिसमें क्या होता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा का पार्ट है या प्लेसेंटा है वो गर्भाशय के अंदर ही रह जाता है और निकल नहीं पाता है, उसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा कहेंगे। ठीक है, इसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा कहेंगे। यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे रिटेन्ड। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक गर्भवती महिला को सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ट्राइमेस्टर यानी जो दूसरी तिमाही है,
ट्राइमेस्टर में मूत्र मार्ग संक्रमण हो गया है, ठीक है, उसको यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। इसके इलाज हेतु जो पसंदीदा दवा होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा यूटीआई के लिए? यूटीआई के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? देखिए, इसके लिए हम क्या देंगे? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था में मिर्गी के इलाज हेतु पसंदीदा दवा है, यानी यहाँ पर भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या पूछा? किसका पूछा? ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है कन्वर्जन का। प्रेगनेंसी में अगर मिर्गी आता है, कन्वर्जन आता है, तो जो सीजर आता है, तो उसके लिए हम कौन सा दवा देते हैं? इसके लिए हम जो है लिमोथ्रिजीन देते हैं। क्या देंगे? लिमोथ्रिजीन। क्या है? लिमोथ्रिजीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, गर्भावस्था में मलेरिया के लिए पसंदीदा दवा कौन सा है? यह है क्विनोन। क्या है? क्विनोन। क्विनोन जो होता है ये मलेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, पसंदीदा दवा माना जाता है। मलेरिया जो मॉस्किटो बाइट के वजह से होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट के वजह से होता है, तो ये गर्भावस्था हो या नॉर्मल इंसान हो, उसमें क्विनोन ही देते हैं, क्विनोन और क्लोरोक्विनोन, ठीक है, लेकिन बेस्ट है क्विनोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रसव की अवधि के साथ ग्रीव फैलाव तथा सिर के डिसेंट का घंटों में ग्राफिकल रिकॉर्ड करना कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बच्चे का नीचे आना और माँ के ग्रीवा में, यहाँ पर सर्विक्स होता है, इस ग्रीवा में अगर फैलाव देखने को मिलता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है और बच्चा धीरे धीरे बच्चा जो है नीचे आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसका ग्राफिकल जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं पार्टोग्राफ। इसको ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें बच्चे और माँ के कंडीशन को रिकॉर्ड किया जाता है। ऊपर में कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, मदर का आइडेंटिफिकेशन वगैरह। इसके बाद बच्चे का हार्ट रेट का ग्राफ यहाँ पर होता है, मदर का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का होता है, और जो मेडिसिन्स चलते हैं उसका होता है, टाइम यहाँ पर होता है, ग्राफ होता है। ये जो पार्टोग्राफ होता है ये लेबर के प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रोग्रेस को, कि कितना समय में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, कितना सर्विक्स का डायल्टेशन हुआ है, कितना बच्चा नीचे आया है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है, बच्चे का हार्ट रेट क्या है, मदर का वाइटल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, क्या क्या मेडिसिन्स लगे हैं, इन सारी बातों का जो जानकारी है वो पार्टोग्राफ के थ्रू मिलता है। ठीक है, जो प्रसव की अवधि में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है कि पूर्व एक्लेम्सिया के कारण होने वाली मातृ जटिलता, ठीक है, पूर्व एक्लेम्सिया के कारण होने वाली मातृ जटिलता नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे, हमारे पास जो 4 ऑप्शन है इनमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पूर्व अगर एक्लेम्सिया, पहले अगर एक्लेम्सिया हुआ है तो उसके वजह से मातृ जटिलता नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जो है पॉलीयूरिया। जो पॉलीयूरिया होता है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा यूरिन पास होना, मूत्र का बहुत ज़्यादा बनना। तो ऐसा हालत हमें पूर्व के एक्लेम्सिया में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी एक्लेम्सिया हो सकता है, यानी प्री एक्लेम्सिया का कारण हो सकता है, मतलब इसके वजह से, प्री एक्लेम्सिया के वजह से इसकी जटिलता में एक्लेम्सिया हो सकता है। एन्यूरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। ठीक है, एन्यूरिया।
और जो हेलप सिंड्रोम है ये भी हो सकता है, लेकिन कभी भी पॉलीयूरिया नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से अलग करने वाला कौन सा ऐसा लक्षण है। यानी कि हम अगर बात करें कि प्री एक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में, प्री एक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में क्या अंतर है, इस दोनों में डिफरेंस पूछा है। ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम होने वाले हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं, ब्लड प्रेशर का डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इस दोनों में क्या अंतर है ये पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों में ही बीपी बढ़ा हुआ रहेगा मदर का, प्री एक्लेम्सिया का कंडीशन हो या एक्लेम्सिया का हो। लेकिन एक चीज है जो इन दोनों को अलग करता, वो है कॉमा या कन्वर्जन। कॉमा या कन्वर्जन, कॉमा या जो कन्वर्जन है वो बहुत ही सीवियर केस एक्लेम्सिया में देखने को मिलता है, प्री एक्लेम्सिया में ये चीज एब्सेंट होता है। ठीक है, कॉमा या कन्वर्जन सिर्फ एक्लेम्सिया में देखने को मिलता है, ना कि प्री एक्लेम्सिया में। तो ऑप्शन सी, जिसको कन्वर्जन्स कहते हैं, दौरा पड़ना कहते हैं, मदर का हाथ पैर उठाने लगेगा, वो हालत हो जाएगा, तो ये इक्लेम्सिया में दिखेगा, प्री इक्लेम्सिया में नहीं दिखेगा। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे बीपी बढ़ जाना, शरीर में सूजन होना, एडिमा जिसको कहते हैं, और यूरिन के साथ, मूत्र के साथ प्रोटीन का भी शरीर से बाहर निकलना, ये कंडीशंस भी इन दोनों में दिखता है। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कहता है कि जब, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब प्रसव के प्रथम अवस्था तथा द्वितीय अवधि, ठीक है, सम्मिलित रूप से 2 घंटे से भी जब कम हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि प्रसव का प्रथम और द्वितीय अवस्था अगर लेस देन 2 आवर्स में ही कंप्लीट हो गया, 2 घंटे में ही बच्चे की डिलीवरी भी हो गई। पहला अवस्था में होता है सर्विक्स का फुल डायलेटेशन, दूसरा अवस्था में होता है बच्चे का एक्सपल्सन, बच्चा का बाहर निकलना, डिलीवरी होना। तो अगर ये दोनों काम 2 घंटे के अंदर हो जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट लेबर। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट लेबर। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, 10 से 12 घंटे लग जाते हैं इन दोनों स्टेज को कंप्लीट होने में। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज को कंप्लीट होने में नॉर्मली 10 से 12 घंटे लगते हैं, और अगर ये 2 घंटे के अंदर अंदर ही अगर हो जा रहा है प्रोसेस, इसको हम प्रिसिपिटेट लेबर कहते हैं, यानी बहुत जल्दी फास्ट लेबर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें है कि सूक्ष्म जीव जो सामान्यतः योनि वनस्पति का एक पार्ट होता है। ठीक है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव का नाम पूछा है जो योनि का क्या है, वो पार्ट है, मतलब विजाइना में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या होगा, बच्चे में मेनिंजाइटिस करेगा। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा है, यही क्वेश्चन को यहाँ रिपीट हुआ है, रिपीट किया गया है कि ये नॉर्मली क्या है, विजाइना में प्रेजेंट होगा, विजाइना में ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, लेकिन ये बच्चे में क्या कर देगा, मेनिंजाइटिस करेगा, उसके सिर का इन्फ्लामेशन कर देगा, सूजन कर देगा, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें है कि प्रसव के शुरुआत के बाद किसी भी सम परंतु सर्विक्स के फैलाव से पहले डिलीवरी का फट जाना, क्या है, डीलियों का फट जाना। कहता है कि प्रसव के पहले ही क्या है, प्रसव के शुरुआत में जैसे लेबर स्टार्ट हुआ उसी के टाइम में अगर किसी भी समय, परंतु सर्विक्स जो है, सर्विक्स का फैलाव से पहले, सर्विक्स अभी पूरी तरफ यहाँ पर जैसे ये थैली होता है, ठीक है, ये थैली, इसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक, इस सैक में, इस थैली में होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी के अंदर जो है बच्चा है ये तैरते रहता है। क्लियर है बात। अगर ऐसा हो कि
पहली अवस्था के शुरू में ही जब मतलब जब तक कि ये जो सर्विक्स है नीचे का पार्ट ये पूरी तरह भी फैला नहीं है, और इसके पहले ही ये जो सैक है, एमनियोटिक सैक है, ये फट जाना, इसका एमनियोटिक सैक का झिल्ली, यहाँ ढीलियों नहीं झिल्ली होगा, ठीक है, झिल्लियों का फट जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ली रप्चर। इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली रप्चर। अर्ली रप्चर का मतलब क्या हुआ कि जो पहले ही बहुत जल्द ही रप्चर हो गया। क्या रप्चर हो गया, एमनियोटिक सैक रप्चर हो गया, फट गया, और इसमें से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है कि प्रसव के शुरुआत से पहले झिल्लियों का रप्चर हो जाना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसको हम PROM कहते हैं। ठीक है, प्रीमेच्योर, प्री मैच्योर, R4 रप्चर, O4 ऑफ, और M4 मेम्ब्रेन। ठीक है, झिल्ली का समय के पहले, मेच्योर होने के पहले ही फट जाना, रप्चर हो जाना, इसे हम प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, PROM। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आंतरिक घुमाव के दौरान गर्दन की अंट्यूस्टिक जो बना रहता है, रहना, ये क्या कहलाता है। क्या इसको हम कहेंगे जब हम आंतरिक घुमाव करेंगे, बच्चे का इंटरनल वर्जन जब हम करते हैं, यानी कि जब गर्भाशय में बच्चे का पोजीशन सही नहीं होता है, या वो ट्रांसवर्स हो सकता है या ऑब्लिक हो सकता है इस तरह से, तो इस हालत में बच्चे को हम सही पोजीशन में रखने का कोशिश करते हैं, जिसमें कि बच्चे का सिर को नीचे रखते हैं, सिर को हम नीचे रखेंगे और पैर को ऊपर रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम इंटरनल वर्जन करते हैं, आंतरिक घुमाव करते हैं, जिसमें अपने हाथ को अंदर, एक हाथ को अंदर डालते हैं और एक हाथ से ऊपर फंडस पे, पेट पे, एब्डोमेन से घुमाते हैं, तो इस कंडीशन में गर्दन जो है अंट्यूस्टिक बना रहता है। ठीक है, एक पोजीशन में बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन उसे भी कहेंगे जब बच्चा बाहर निकल रहा होगा डिलीवरी के बाद, मतलब डिलीवरी के दौरान, तो बच्चे का जो सिर है वो मतलब बाहर फिक्स्ड रहेगा और उसका अंदर जो शरीर है वो घूमेगा, आंतरिक शरीर का घुमाव होगा। बच्चे का सिर बाहर से, जैसे बाहर में हेड का डिलीवरी हो गया तो वो फिक्स रहेगा, लेकिन शरीर अंदर घूमेगा गर्दन के थ्रू, इसको हम रेस्टिट्यूशन कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कहता है कि गर्भावस्था के दूसरी ट्राइमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए, जब गर्भावस्था कितना दूसरी ट्राइमेस्टर में हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो, इसका क्या मतलब हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर का क्या मतलब हुआ, जो 13 वीक्स से कितना होगा, 13 वीक्स से 24 वीक्स तक होगा, वीक्स तक होगा, सप्ताह तक, 13 से 24 सप्ताह तक होगा। तो ऐसी स्थिति को हम ऐसे, मतलब इस ड्यूरेशन को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है इस दौरान। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्विकनिंग साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विकनिंग साइन कहते हैं। देखिए, क्विकनिंग साइन होता ये है कि जब बच्चा जो है अपने शरीर को हिलाता है और क्विक करता है, पैर से मारता है, तो माँ और बाहर के लोग उस चीज़ को अपने हाथ से रखकर महसूस कर सकते हैं। जब वो पेट पर हाथ रखेंगे तो उन्हें इस क्विकनिंग साइन का महसूस होगा कि बच्चा अंदर से हाथ पैर हिला रहा है, पैर मार रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट लक्षण है, वो है ऑप्शन बी, क्विकनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहता है कि फीटस की सुरक्षा के लिए
कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? ठीक है, जो फीटस है, बच्चा का मतलब बच्चा जो है, जो पेट में है, ये जो बच्चा है पेट में, इसकी सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी रचना है जो जिम्मेदार है? वो है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये गर्भाशय में क्या होता है, एक थैली होता है जिसको एमनियोटिक सैक कहते हैं। इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है और इसी के अंदर बच्चा तैरते रहता है, ताकि ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, बाहरी किसी भी चोट से बचा कर रखता है, जस्ट लाइक कुशन, तकिए की तरह बचा कर रखता है बच्चे को, फीटस को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम विकसित होती है। देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किससे बनेगा? तो ये मान लीजिए ये है, ये देखिए यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे ये होगा, हो गया गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय की दीवार से होता है ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। तो फिर इसमें से जो अंदर का ओवम है वो निकल जाता है और बाहर की ये जो झिल्ली है, ये बाहर की झिल्ली जो है वो, बाहर की ये जो झिल्ली है ये बच जाता है, बाहर की झिल्ली, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इसी कॉर्पस ल्यूटियम से फिर क्या बन जाता है, इसी कॉर्पस ल्यूटियम से, इसी कॉर्पस ल्यूटियम जो का विकास किससे होगा? ग्राफियन फॉलिकल से होगा। ठीक है, ये जो आपको झिल्ली दिखा बाहर में, ये जो झिल्ली ओवम के निकलने के बाद बाहर जो झिल्ली बच गया, ये झिल्ली पहले ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर ये ग्राफियन मतलब ग्राफियन फॉलिकल से ही तो ये विकसित हुआ, ग्राफियन फॉलिकल के ही तो बाहर ये झिल्ली बना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल से बनेगा। ये जो ओवम के पूरा मेच्योर ओवम जो होता है, मेच्योर ओवम जो होता है, मतलब मेच्योर जो एग है उसको हम क्या कहेंगे? मेच्योर एग को ही हम ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल का जो फिर निकलने के बाद, ओवम निकलने के बाद जो बाहरी झिल्ली बच जाएगा उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर है अब? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में रक्ताल्पता सामान्य रूप से पाया जाता है? यानी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें बताना है कि ऐसी कौन सी महिला है जिसमें एनीमिया जो है वो सामान्य रूप से देखने को मिलेगा। रक्ताल्पता यानी रक्त की अल्पता, कमी। ठीक है, तो जैसे कि जो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जिनका डिलीवरी हुआ है, या जो प्रेग्नेंट हैं, या फिर जिनकी उम्र कम है, ऐसे महिलाओं में हमें एनीमिया देखने को मिलता है। यानी जो यहाँ 3 ऑप्शन है तीनों करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चाहे वो बहुप्रसव महिला हो या जो अभी प्रेगनेंसी कंसीव की है या जिसका एज कम हो। ठीक है, ऐसी महिलाओं में हमें एनीमिया देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसमें है कि ग्रीवा धब्बा को लेने के लिए, ठीक है, ग्रीवा धब्बा को लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? ठीक है, जब ग्रीवा से यानी जो सर्विक्स है, ठीक है, जब जो सर्विक्स है, ये गर्भाशय का ये जो निचला भाग सर्विक्स है, इस सर्विक्स से अगर हम सैंपल लेते हैं, ग्रीवा से अगर धब्बा लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? इसके लिए सैंपल लेने के लिए जो बाहर अगर हम लैब में भेज रहे हैं टेस्ट वगैरह के लिए, तो उसको सैंपल लेने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? उसके लिए हम अजियर स्पेटुला का यूज़ करेंगे। कौन सा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, अजियर स्पेचुला। ठीक है,
नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है कि गर्भाधारण के 7 सप्ताह के बाद, ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हुआ उससे 7 सप्ताह के बाद गर्भाधारण के उत्पाद को क्या कहते हैं। मतलब 7 सप्ताह के बाद, 7 वीक्स के बाद जो गर्भाधारण के अंदर मतलब जो बच्चा बनेगा उसका एक अलग स्पेसिफिक नेम से हम बोलेंगे, उसका स्पेसिफिक नेम क्या होगा, उसे हम भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, इम्ब्रियो कहते हैं। क्लियर है बात? भ्रूण कहते हैं वैसा बच्चा जो गर्भाधारण से 7 सप्ताह बाद का है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसमें है कि वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में जो फोर्सेप्स डिलीवरी है ये इसमें से किसका खतरा अधिक होता है। पूछ रहा है यहाँ कि जो वैक्यूम डिलीवरी होगा इसमें ज़्यादा खतरा होगा या फिर फोर्सेप डिलीवरी होगा इसमें ज़्यादा खतरा है। अब आप लोग पूछेंगे वैक्यूम डिलीवरी और फोर्सेप डिलीवरी होता क्या है। सबसे पहले समझिए वैक्यूम डिलीवरी में होता है कि जो बच्चा अगर बाहर खुद से निकलने में असमर्थ है तो इसके सिर पे हम एक वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं, वैक्यूम लगाते हैं कप, और इस कप की मदद से मशीन से वैक्यूम बनाकर एक प्रेशर बनाकर इसको बाहर की ओर खींचते हैं। दूसरा है फोर्सेप में भी क्या होता है कि बच्चा अगर खुद से नहीं निकल पाता है तो इस कंडीशन में इस तरह से फोर्सेप जो है, इस फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके और बच्चे को जो है वो बाहर की ओर खींचते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन दोनों में बताइए कि किस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, किसको मतलब बच्चे को निकालने में सबसे ज़्यादा खतरनाक खतरा किस में होगा। तो जो है चेहरे की सूक्ष्म चोट, इसमें क्या हो सकता है, इसमें खतरा क्या दिखेगा हमें कि बच्चे के चेहरे पे चोट लग सकता है, छोटी छोटी चोट लग सकते हैं, क्योंकि बच्चे के चेहरे और फेस पे ही क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, सिर पे ही क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, चाहे वो आपका वैक्यूम से हो या फिर फोर्सेप से हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि शुक्राणु का अंडे की झिल्ली के भेदन में सम्मिलित भाग है। ठीक है, यानी कि जो ये मान लीजिए ओवम है, अंडा है, और इसमें जो है स्पर्म अगर भेद करता है यानी इंटर करता है तो इसके जो झिल्ली है बाहर का, इसको भेदने में क्या शामिल होता है, ये जो बाहर का इसका स्पर्म का आगे का पोर्शन होता है ये शामिल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या है, स्पर्म का ये सिर पे होता है, हेड पे होता है इस तरह से। ठीक है, ये केमिकल रिलीज करता है, हाइड्रोलाइटिक केमिकल, जो इस मेम्ब्रेन को, इस झिल्ली को भेदने का काम करता है। ठीक है, हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम है, उसका भी ये सिक्रीट करता है। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इसमें है कि गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियों को हम कहते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में जो मदर है, प्रेगनेंसी के टाइम में सॉरी, ये मान लीजिए फेस है मदर का, ये ब्रेस्ट है और यहाँ पर ये है प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखिए प्रेगनेंसी के टाइम में जो मदर का नाभि से नीचे इस तरह से धारी बनता है। ठीक है, इस धारी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग मार्क कहते हैं। इसको हम एक नाम से बुलाते हैं जिसको हम स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राई ग्रेविडेरम। इसका ही दूसरा नाम होता है स्ट्रेच मार्क। ठीक है, जो क्या होता है,
जो एब्डोमिनल मसल्स के फैलने के वजह से, खिंचाव के वजह से, स्ट्रेचिंग के वजह से निशान पड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक ग्रेविडेरम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इसमें है कि गर्भावस्था के दौरान गालों, सिर तथा आंखों के चारों ओर होने वाले अत्यधिक रंजक, मतलब जो पिगमेंटेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे जो प्रेगनेंसी होता है उसके टाइम मदर के फेस पर क्या होता है, मदर के फेस पर जो डार्क पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसके नोज़ पे होता है, चिक पे होता है, फोरहेड पे होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस डार्क पिगमेंटेशन को क्या कहते हैं, इसे हम कोलेज़मा कहते हैं, कोलेज़मा कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कोलेज़मा कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कोलेज़मा ग्रेविडेरम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है कि गर्भनाल में क्या होता है, पूछ रहा है जो अम्बलाइकल कॉर्ड है इसमें क्या होता है, इसमें आर्टरी और अम्बलाइकल वेन होता है। क्या होता है, ये जो गर्भनाल है ये बच्चे को माँ से पोषण प्रदान करने का काम करता है, बच्चे को माँ से, माँ के प्लेसेंटा जो यहाँ कनेक्ट होता है, ये जो है पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो इसको हम अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं, अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। इसका काम होता है बच्चे और माँ के बीच में कनेक्शन बनाकर रखना, जो भी पोषक तत्व और गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो इस अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर होता क्या है, अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन। क्या होता है, अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं अपरापोषित धमनी और सीरा। ठीक है, अपरापोषित धमनी और सीरा। अम्बलाइकल कॉर्ड में अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में प्रसवकालीन मॉर्बिडिटी तथा मोर्टेलिटी का मुख्य कारण है। पूछ रहा है कि हमारे इंडिया में प्रेगनेंसी के टाइम में क्या कारण होता है कि मदर का बहुत ज़्यादा उसे बीमारी हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही डेथ हो रहा है। ठीक है, डेथ और बीमारी का कारण पूछा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसका सबसे ज़्यादा कारण होता है समय के पूर्व प्रसव होना। ठीक है, 9 महीने के पहले, 9 मंथ के पहले ही अगर क्या हो जा रहा है, प्रसव हो जा रहा है, डिलीवरी हो जा रहा है 37 वीक्स के पहले ही, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम, ये मेन रीज़न होता है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। ठीक है, यानी मॉर्बिडिटी यानी बीमारी का दर और मोर्टेलिटी यानी कि डेथ का रेट, मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है कि मानव में निषेचन स्थल है। देखिए, मानव में ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, इसके अंदर एम्पुलरी भाग में एक यहाँ पर चौड़ा भाग होता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं। इसी भाग में निषेचन की क्रिया होती है, स्पर्म और ओवम का मिलना होता है। तो ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है, फैलोपियन ट्यूब में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है डिंबवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें है कि गर्भाशय के बाहर गर्भाशयी इंडोमेट्रियम ऊतक का असामान्य वृद्धि क्या कहलाता है। देखिए, जो इंडोमेट्रियल मतलब ऊतक है, जैसे कि ये गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर का जो लेयर है
उसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। इस एंडोमेट्रियम का अगर गर्भाशय के अलावा शरीर में कहीं और बन रहा है, वृद्धि हो रहा है, असामान्य वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग काट लेंगे, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। कहता है प्री एक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ऐच्छिक औषधि क्या है। ठीक है, जब प्री एक्लेम्सिया होता है, प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसे हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। गर्भावस्था में जो जिफिएस्टर्नम से सिम्फेसिस प्यूबिस तक मध्य में पाए जाने वाला एक भूरा काला वर्णक युक्त क्षेत्र क्या कहलाता है। जैसे ये माँ है और ये हो गया इसका चेस्ट एरिया, फिर उसके बाद ये हो गया एब्डोमेन और ये हो गया पेल्विस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चेस्ट के जस्ट नीचे में पोर्शन होता है, इसको हम बीच के पोर्शन को हम कहते हैं जिफॉइड अस्टर्नम। क्या कहते हैं, जिफॉइड अस्टर्नम या जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पर जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, अब ये सिम्फाइसिस प्यूबिस और जिफॉइड अस्टर्नम के बीच के लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहते हैं लीनिया नाइग्रा। इसे हम क्या कहते हैं, लीनिया नाइग्रा। ये क्या होता है, भूरा काला वर्णक होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें देखने को मिलता है स्किन चेंजेस में। ठीक है, इस एक धारी जैसा बन जाता है जिसको हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक द्रव का रंग हरा हो जाता है। ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक सैक होता है। इस एमनियोटिक सैक, इस थैली में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड में ही क्या होता है, बच्चा जो है तैरते रहता है। अगर इस फ्लूइड का रंग कैसा हो जाए, हरा हो जाए, इस फ्लूइड का रंग कैसा हो जाए, हरा हो जाए, तो इस हरे रंग के फ्लूइड को हम क्या कहेंगे। इस क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बच्चा जब पहली बार पॉटी करता है वो ग्रीन कलर का होता है जिसको हम म्यूकोनियम कहते हैं। म्यूकोनियम कहते हैं। तो इस म्यूकोनियम के होने की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये भी कैसा हो जाएगा, हरा रंग का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये किसके वजह से हुआ, म्यूकोनियम के वजह से हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गर्भाशय ग्रीवा का बैगनी नीला होना कौन सा चिन्ह होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जैसे ये सर्विक्स है, प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है नीचे वाला पोर्शन, ये कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका ब्लू कलर का होना ये किसके वजह से होता है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड सप्लाई पहुँचते हैं, ब्लड सप्लाई आता है, तो ब्लड कलर ऐसे भी हम देखते हैं अपना नस ये सब स्किन के ऊपर, तो ब्लू नीला जैसा दिखता है। तो इसी तरह से सर्विक्स भी क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में ये बिल्कुल नीला जैसा दिखने लगता है। तो इस साइन को हम बोलते हैं चैडविक साइन। इस साइन को क्या बोलते हैं, चैडविक साइन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, चैडविक साइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी फीटल सैक
जो फीटल सैक होता है जिसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, ये थैली जो होता है जिसमें बच्चा रहता है, इसकी आंतरिक परत किस चीज़ से बनी होती है? इसका जो आंतरिक, इस थैली का आंतरिक परत जो होता है उसको हम एमनियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोन कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें है कि अल्प द्रव का सामान्य रंग होता है, यानी उल्व द्रव, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल साफ होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसमें है कि 12 सप्ताह से पहले गर्भ समापन का सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है? मतलब 12 सप्ताह यानी कि पहले ही ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ? गर्भ का समापन हुआ, जिसको हम कह सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दिखने को मिल रहा है, ये कौन सी इसके लिए सुरक्षित तरीका है? जो है वो है प्रोस्टाग्लैंडीन। ठीक है, जब प्रोस्टाग्लैंडीन दिया जाता है तो उससे सुरक्षित रूप से, प्रोस्टाग्लैंडीन से क्या होता है? सुरक्षित रूप से जो बच्चा है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, 12 सप्ताह के पहले एबॉर्शन हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। इसमें है कि नितंब प्रसूति में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा है। क्या है? नितंब प्रसूति में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? जब इस ऐसा ये है कि मतलब ये प्रेजेंटेशन का बात कर रहा है कि जब क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब, ठीक है, यानी कि जब क्या होगा, बच्चे का बटक प्रेजेंटेशन होगा, बटक प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो इस बटक प्रेजेंटेशन में जब बच्चे का बटक प्रेजेंटेशन होगा, नीचे का पोर्शन अगर बाहर निकलेगा सबसे पहले, तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा खतरा होता है रज्जु का अधो विस्थापन होना। रज्जु का मतलब आधा भाग जो होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा और उससे बच्चे में ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। प्रसूति में जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसका पहला पसंद क्या होता है? जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होता है ना, जो बीपी को कम करता है, ये बीपी को कम करने वाला दवाई प्रेगनेंसी में कौन सा सबसे बेस्ट है? वह है लेबिटोलोल। कौन सा है? लेबिटोलोल जो है ये सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है प्रेगनेंसी के टाइम बीपी कम करने के लिए। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये भी एंटी हाइपरटेंसिव है, यानी बीपी कम करेगा। कैप्टोप्रिल भी कम करता है बीपी, मिथाइलोपा भी करता है, लेकिन जो मीजोप्रोस्टोल होता है ये बीपी कम करने की दवा नहीं है, बल्कि ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का दवा होता है। ठीक है, टर्मिनेट करने का दवा होता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या है कि अपरिपक्व प्रसूति, जो अपरिपक्व प्रसूति है तथा प्रसव, इसके देरी करने के लिए कौन सी दवा काम में ली जाती है? देखिए, जो अपरिपक्व प्रसूति है यानी कि प्री टर्म लेबर जिसको कहते हैं, प्री मेच्योर लेबर, तो अगर 9 महीना नहीं हुआ है तो 9 महीना जब तक नहीं हो तब तक जो लेबर है, डिलीवरी है, उसको डिले करने के लिए, रोकने के लिए कौन सा दवा लेते हैं? टोकोलाइटिक एजेंट लेते हैं। कौन सा लेते हैं? टोकोलाइटिक एजेंट लेते हैं। ये टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है? देखिए, टोको का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, टोको का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना या रोकना। क्या है? तोड़ना या फिर रोकना, ब्रेक करना। यानी कि
जो 9 महीना के पहले अगर गर्भाशय में संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो इसको रोकने का काम करने वाला एजेंट जो रहेगा, दवा जो रहेगा, उसी को तो यूज़ करेंगे, है ना। उसी को तो रोकने मतलब उसी को तो दवा को यूज़ करेंगे अपरिपक्व प्रसूति तथा प्रसव को देरी करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, टोकोलाइटिक एजेंट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। इसमें है कि गर्भावस्था की प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान कई महिलाएं सामान्यतः उनको जी मिचलाता है या उल्टी होता है, या किसके कौन से हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, तो ये कोरियोएमनियन गोनाडोट्रोपिन यानी कि एचसीजी हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से पहला 3 महीने में माँ को बहुत ज़्यादा जी मिचलाएगा और उल्टी होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें है कि कौन सी एबनॉर्मल कॉर्ड जो इंसर्शन है उसमें भ्रूण रक्त हानि देखा जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे डिलीवरी हो रहा है, इस डिलीवरी में बच्चा को पहले निकलना चाहिए, ना कि अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा। तो अगर ऐसा कोई अलग तरह का स्थिति आ जाए जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड ही पहले निकल जाए और बच्चा अभी भी अंदर ही है, तो इसको हम क्या करते हैं, अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड को हम अंदर करने की कोशिश करेंगे, इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी स्थिति है, ये है वैसा प्रीविया। ये क्या है, वैसा प्रीविया की स्थिति है। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो ब्लड वेसल है, अम्बिलिकल वेसल है, ये बच्चे के निकलने के पहले ही प्रीवियस ही खुद निकल जाता है, जिसको हम वैसा प्रीविया कहते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी, वैसा प्रीविया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। जैसा कि बीटीएससी अभी एएनएम का एग्ज़ाम लेने जा रही है, और इसका मतलब आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8789694229 पर मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लास के रिगार्डिंग, पीडीएफ के रिगार्डिंग कांटेक्ट कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, और अपने क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू करें, अपना रिज़ल्ट कम समय में बनाएं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछली बार भी जो इस फास्ट इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को कितना रिज़ल्ट देखने को मिला है एएनएम का, तो इस बार फिर से बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आ गया है। आपको ये क्लास, टेस्ट सीरीज़ और पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर के कांटेक्ट करने से मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर विज़िट कीजिए, जाइए और मैसेज कीजिए। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।